हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट चाइल्ड बिट्रोदल्स इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली इन अक्टूबर 2024, जो कि अब केस का क्या नाम था, सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एंड अनदर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इस केस के थ्रू जो जजमेंट दी गई वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, बट साथ में ही जजमेंट के थ्रू ना बहुत सारे आपको ऐसे इवेंट्स जो हैं इन डिटेल हिस्ट्री में लेटर 1900 ऑनवर्ड्स की इश्यू कहाँ से रेज हुआ, क्या इसके ऊपर यहाँ पे टाइमलाइन में रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या केस लॉज आए जिस वजह से फाइनली जब हम चाइल्ड मैरिज को अब क्या बोलते हैं वॉइड डिक्लेयर करते हैं, उसके पीछे का रीजन भी यहाँ पे जानेंगे एंड कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ जजमेंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कि अब कोडिफिकेशन जो है बेसिकली हमारे लॉज की कब हुई, ब्रिटिशर्स के आने के बाद। तो ये इवेंट जो है अब देखते हैं कि जब कंप्लीटली इंडिया कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिशर्स की, उसके बाद से कोडिफिकेशन ऑफ लॉज होनी शुरू हुई। ठीक है, तभी इन रिटर्न हमारे पास ये इश्यूज जो हैं उनके अगेंस्ट केसेज या उनके अगेंस्ट लॉज यहाँ पे बनने शुरू हुए। राइट, तो एक केस लॉ के तहत हम बहुत सारा यहाँ पे हिस्ट्री वाला ज्ञान भी लेंगे एंड क्या क्या हमारे पास जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है विद रिस्पेक्ट टू दैट, एंड चाइल्ड बिट्रोदल एक्चुअली में होता क्या है उसकी बात देखते हैं। तो ये जो वर्ड है चाइल्ड बिट्रोदल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, कोई व्यक्ति जो है व्यूअर जो है यही बोलेगा तो चाइल्ड मैरिज की बात कर रहा है, बट नो, चाइल्ड बिट्रोदल में यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड मैरिज इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ पे दो चीज़ें और इंक्लूड होती हैं। पहली चीज़ ये कि जो हम बहुत देखते हैं ना मूवीज़ के अंदर, कॉमन सा एक फैक्ट कि दो फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक का बेटा है एक का बेटी, हम बोलते हैं दोस्ती को रिश्तेदारी में क्यों ना बदल दे, कि आने वाले टाइम में मैं ज़बान देता हूँ या देती हूँ कि मैं अपने बेटे की अपनी बेटी की शादी आपके साथ ही करूँगी। ठीक है, तो इस केस में भी आपकी शादी अभी हुई ज़रूर नहीं है, बट एक रिश्ता तय हो गया है। ठीक है, आप वहाँ पे बाउंड हैं कि एक फैमिली दूसरी फैमिली के साथ यहाँ पर मिलकर एक रिश्ता बनाएगी आने वाले 10 या 15 साल के बाद। ठीक है, तो इन दैट केस अब दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं, ठीक है, उनकी जो आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ उनकी फ्रीडम यहाँ पे कर्ब हो रही है, तो वो भी बिट्रोदल का पार्ट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है बात कंसेंट की। ठीक है, कि क्या लड़का लड़की का उस टाइम पे कंसेंट था, या जिस टाइम पे आप ये रिश्ता तय कर रहे हो, ये बिट्रोदल तय कर रहे हो, क्या उस टाइम पे लड़का और लड़की इस सिचुएशन में थे कि क्या वो अपने लिए खुद से कंसेंट दे पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी चाइल्ड बिट्रोदल्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। तो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि हम कंसेंट वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पर थोड़ा हैवी शब्द है व्हेन इट कम्स टू लीगैलिटी। राइट, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। तो केस की तरफ थोड़ा सा देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है केस का, कि हमारे पास जो ये सोसाइटी थी वो आती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 की वायलेशन ऑफ यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो रही है फॉर सर्टन पीपल, या यहाँ पे अभी जो चाइल्ड मैरिज है जो एक्चुअली में वॉइड डिक्लेयर की जा रही है वो अभी भी इट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द हमारे पास लॉज जो कि इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वन ऑफ देम बीइंग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। अब इसके केसेस में अगर हम देखते हैं तो चाइल्ड मैरिज की जो सिचुएशन इंडिया के अंदर है वो अलार्मिंग है, बस वो रिपोर्ट नहीं की जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फेलियर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कि हम प्रोहिबिट कर सके या रोक सके कंप्लीटली, अथॉरिटीज़ जो है वो आपस में काम ही नहीं कर रही हैं, इंप्लीमेंटेशन उनकी है ही नहीं है एक तरह से कि वो रोक सके चाइल्ड मैरिजेस को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों की तो ज़िंदगी तबाह हो रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास अगर हम हेल्थ इशूज़ देखते हैं है ना, तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ को परसिस्ट किया जाता है, तो वो अब क्या होगा, वायलेंस भी हो सकती है अगेंस्ट दोस चिल्ड्रन ना, जिसमें मेजर यहाँ पे वुमेन का जो इशू है या जो फीमेल्स की बात करते हैं या लड़कियों की बात करते हैं, तो उसका यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उन्होंने ये चीज़ भी कहा कि इंस्पाइट ऑफ द राइट्स, जो कि राइट्स हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कॉम्पनसेशन, ताकि प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल माइनर्स हो सके, बट इसके बाद भी अगर आप देखें कि जो प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। अब उसका रीज़न भी उन्होंने बताया। तो अब पिटिशनर्स ने जो सबमिशन की उनमें पहला उन्होंने डाटा बोला कि हमारे पास जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं उसमें जो हेल्थ सर्वे 5 और 4 है, दोनों के अगर हम डेटास को यहाँ पे कंबाइन करके देखें ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा एक्चुअली में जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे वो कम रिपोर्ट किए गए हैं, बट अगर आप एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे जाके काम करें ना तो चाइल्ड मैरिज अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ देम बीइंग वॉइड। ठीक है, बट वहाँ पे वो काम कर रही है। ठीक है, चाइल्ड मैरिजेस अभी भी हो रही हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो हैं वो एक्चुअली में काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति को आपने मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं, अब उनको ही आपने प्रोहिबिशन ऑफिसर भी बनाया हुआ है। उसके अलावा उनके पास यहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की बात होती है, कई लेवल पर तो विलेज डेवलपमेंट का काम आपने उनको दिया हुआ है।
तो वो कब जाके वो प्रोहिबिशन ऑफिसर वाला काम करेंगे, तो इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि डिस्क्रिपेंसी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के डेटा में। क्यों? क्योंकि अब यही अगर हम प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की बात करते हैं ना, तो जो हमारा आरटीआई एक्ट है ना, तो उन्होंने डेटा को यहाँ पे कोट किया। उन्होंने कहा कि जो अब ये अपॉइंटमेंट हो रही है ना ये प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की, इसके अंदर बहुत ज्यादा झोल है, डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि डिस्क्रिपेंसी है कि हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स ब्यूरो डेटा को अगर हम कंपेयर करते हैं आरटीआई के साथ, तो हमारे पास जो सरकारी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा एंड हमारा जो आरटीआई, दोनों के बीच में यहाँ पे हम देखते हैं कि फिगर्स के बीच में ह्यूज डिफरेंस है। तो अगर क्राइम यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है या अगर सरकार से आरटीआई के थ्रू या कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से हम आरटीआई निकलवाते हैं, तो इतना डिफरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। सो दिस मेक्स इट वेरी मच क्लियर कि जो हमारे पास केसेस हैं वो कम रिपोर्ट हो रहे हैं एज कंपेयर टू हमारा NFHS 4 से लेकर यहाँ पर NFHS 5 के थ्रू। ठीक है, कि हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था, उस जो 4 था उसका और 5 के बीच में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो केसेस हैं वही कम रिपोर्ट हो रहे हैं। केसेस तो कम रिपोर्ट हो ही रहे हैं, उसके अलावा जो कन्विक्शन रेट है यानी कि पनिशमेंट जो आप दे रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पे काम करने की जरूरत है, सरकार को यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा एंड कोर्ट का उन्होंने सहारा लिया। तो अब रिस्पोंडेंट ने जो है उस चीज़ को मना नहीं किया है, उन्होंने कहा है, एडमिट किया कि अभी भी हो रही हैं। दूसरी चीज पे उन्होंने कहा कि जो अब जो चाइल्ड मैरिज हो रही है या चाइल्ड बिट्रोदल्स जो बेसिकली हो रहे हैं वो लड़कियों के ऊपर यहाँ पे सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली के ऊपर सोसाइटल प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर्स रहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, है ना, कि पैसा यहाँ पे हमें कम अगर लगाना पड़े, कोई अमीर फैमिली से आ रहा है, गरीब खानदान की बहू चाहिए, तो वो इकोनॉमिक प्रेशर्स को ले डाउन करने के लिए भी लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। एंड उन्होंने कहा बट हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट तो है ही है। ठीक है, तो वो तो अपना काम अच्छे से कर ही रहा है कि इन केस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपने वहां क्यों नहीं गए, है ना, उसके थ्रू आपने प्रॉपर चैनल्स को फॉलो क्यों नहीं किया? अगर ऐसा था तो कन्विक्शन रेट तो वहां पे भी होती। बट अगेन यहाँ पे मुद्दा यही आता है कि अगर आपकी वायलेशन हो रही है फ्रीडम की, जो फ्रीडम व्हेन इट कम्स टू बिट्रोदल्स, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के थ्रू या आर्टिकल 32 के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, वायलेशन हो रही है आपकी फंडामेंटल राइट्स की। एंड रिस्पोंडेंट ने ये चीज भी कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है, आंदोलन है जो शुरू किया गया था सरकार के द्वारा, वहां पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी तो सरकार कर रही है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है या जो काम है वो नहीं हो रहा है। साथ में उन्होंने यहाँ पर सेंसस का डाटा ले लिया, NFHS का डाटा भी लिया, बट उससे पहले उन्होंने कहा कि जो सेंसस का डेटा है 2001 से लेकर 2011 का बीच का, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कंपेयर करके देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो चाइल्ड मैरिजेस के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा NFHS 4 जो है उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखें डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। तो मतलब कहने का आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया क्या वो गलत है? ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा कि महिला शक्ति केंद्र भी तो इस्टेब्लिश किए गए हैं, वुमेन हेल्पलाइन भी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है। अगर ऐसा कुछ है वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, बीट कोई चाइल्ड भी है अगर, ठीक है, तो फिर आपको वहाँ पे जाके भी रिपोर्ट करना चाहिए था, आप यहाँ क्या करने हैं? ठीक है, तो इन दैट केस ये सिनारियो जो है, सीन जो है वो चलता जा रहा है। 2018-19 का केस है ये। ठीक है, जिसका फाइनल अब यहीं पे जो है निष्कर्ष वो भी देखेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा टाइमलाइन समझ लें कि हिस्टोरिकल पर्पस इसका क्या था। तो वैसे तो है नहीं कि चाइल्ड मैरिज इंडिया में नहीं होती थी, हमेशा से ही होती आ रही है, बट अब ये लाइमलाइट में कब आती है? ये आती है लेटर 1900s के अंदर, जहां पे अब फाइनली लोगों ने बोलना शुरू किया। वैसे अर्ली 1900s में इस पे मुद्दा उठना शुरू हो गया था, बट लॉज की जब हम बात करते हैं वो थोड़ा सा अब यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये चीज एज ऑफ कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट्रोदल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कंसेंट वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज कि ये पहले के ज़माने में 1800s के टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ एज ऑफ कंसेंट? एक्चुअली में एज ऑफ मैरिज यहाँ पे भी हो सकता है कि क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, रेलेवेंट क्यों था ये मुद्दा? क्योंकि देखा जाता था कि जनरली जो लड़कियां हैं वो छोटी उम्र में उनकी शादी हो जाती थी, या तो ऐसे अपने से 5-6 साल बड़े बच्चे के साथ या लड़के के साथ, ठीक है, या फिर कोई बहुत ही बूढ़ा आदमी है। तो इसका रिजल्ट क्या होता था? तो अब जल्दी जो है, अब बूढ़े आदमी के साथ जनरली जब लड़की की शादी होती थी तो इन दैट केस जो हस्बैंड था ही यूज्ड टू डाई अर्ली, है ना। ऑब्वियसली अब एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है, 20-25 साल का डिफरेंस है, तो इस वजह से विडोहुड देखने को मिलती थी अर्ली ईयर्स में, ठीक है, ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, जब वो लड़की है अब उसके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाती है, तो इस वजह से अब उसकी क्या गलती भाई कि उसका पति अब 50-60 साल का था और वो खुद 20 साल की है वहाँ पे, है ना। या आप कह सकते हो कि अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करें तो 13-14 साल की लड़की है, उसकी 40-50 साल के किसी मेल के साथ शादी हो जाती है, तो अब ऑब्वियसली बात है विडोहुड अर्ली एजेस में आएगी। दूसरी चीज, टू प्रोटेक्ट यंग वाइफ्स अगेंस्ट फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स।
ऑब्वियसली बात है, अब जो बच्ची अभी 10-11 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की भी है इनफैक्ट, उसको अभी इतनी समझ ही नहीं है या वो एज ही नहीं है कि वो खुद से कंसेंट कर पाए, क्योंकि उसको वो मैरिज का एक जो राइट्स, आपको कॉन्जुगल राइट्स की जो बात की जाती है आजकल के टाइम पे, या कॉन्ज्यूमेशन ऑफ मैरिज की बात करती है, वो कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ में नहीं आता है ना, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो इट लेड टू द फोर्स सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द गर्ल। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, मैरिटल रेप वाले केसेस जो आजकल हम देखते हैं, पहले वो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाते थे, है ना, 1800s में आप कहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस को देखने में पाया गया। तो लेटर 19th सेंचुरी के अंदर फाइनली, जैसे हमारे पास सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, विडो रीमैरिज करवा दो, है ना। अब अर्ली एज में उनकी शादी हो रही है, तो अब उसके बाद अगर वो जल्दी ही विधवा हो रही हैं लड़कियां, तो उनकी दोबारा शादी क्यों ना कराई जाए, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 के ऊपर यहाँ पे जोर लगाया। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टसल बहुत ज़्यादा है, कि आप बात कर रहे हो यहाँ पे उसूल की, बट पूरी सोसाइटी आपके अगेंस्ट खड़ी है यहाँ पे, है ना। वो तो इस चीज़ को बुरा ही नहीं मानते थे कि जल्दी उम्र में अगर कोई विधवा हो रहा है, हो रही है बच्ची, ठीक है, तो उसको आप सोसाइटी से अब यहाँ पे पंगा ले रहे हैं। ठीक है, दो ब्रिटिशर्स आर इन सपोर्ट ऑफ यू, ठीक है, बट यहाँ पे पूरी सोसाइटी आपके अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो अब सोशल रिफॉर्मिस्ट ने ना एक मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर वुमेन इन पीनल रेप स्टैट्यूट्स के केसेस में बोला गया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैरिटल रेप्स की बात आई, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अब वो शादी हो गई तो कंसेंट अब लड़की को समझ में नहीं आ रहा, माँ बाप को तो पता है, तो उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं अब सोसाइटी के अंदर। तो अब इस चीज़ के लिए ना यहाँ पे मुद्दा उठना शुरू हो गया। हमारे पास रीमैरिज एक्ट आप कह रहे हो 1856 का यहाँ पे पास हो गया, ठीक है, बट अब सोसाइटी से पंगा लेते हुए अब क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो जनता पहले चाहती थी कि एक काम हो, यानी कि विडो रीमैरिज ना हो, पहले तो आप उसके लिए मनाएंगे उन्हें। चलो विडो रीमैरिज अगर हम मान भी लेते, तो आप उसके बाद बोल रहे हो कि पीनल रेप स्टैट्यूट्स जो हैं फॉर वुमेन यहाँ पे एस्टैब्लिश करना शुरू कर दें, एंड दैट टू इन मैरिज। ठीक है, कि कंसेंट क्या होता है, वहाँ पे पहले चीज़ होती नहीं थी कि धर्म का पालन करो, कि पति आपका परमेश्वर है, वो जो कहते हैं वो करना ही पड़ेगा, यही आइडियोलॉजी पे चलते रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के आप बिल्कुल अगेंस्ट यहाँ पर बात जाने की कैसे कह सकते हो कि पति जो कह रहा है उसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। तो मैरिटल रेप वाली चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ही डिनाई कर दी गई। बट जो वहाँ पे उस टाइम पे हमारे पास बड़ी सिटीज़ हुआ करती थी, दैट वाज कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, वहाँ पे 1828 में ये रूल था कि जो एज ऑफ कंसेंट है बेसिकली वो 8 साल होगा, यानी कि 8 साल की लड़की अगर कोई हो गई है वह कंसेंट देने लायक हो गई है। ठीक है, ये मान के चला जाता था, बट एटलीस्ट दे हैड अ लॉ कि मिनिमम 8 साल से कम की लड़की की शादी आप नहीं करेंगे। ठीक है, बट अब ये 8 साल जो है वो कम लग रहे थे, तो अब बाय द टाइम हमारे पास क्या हो रहा था, आईपीसी को भी यहाँ पे कोड किया जा रहा था। ठीक है, तो 1847 में लॉ कमीशन ने बेसिकली इसके ऊपर ना थोड़ा सा सर्वे किया, लोगों से पूछा कि एज ऑफ कंसेंट क्या होना चाहिए, कि थोड़ा बहुत विचार विमर्श करने के बाद फाइनली जो है 1860 के आसपास 10 साल का, ये 8 साल से 10 साल का यहाँ पे कर दिया गया। एंड दिस वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया का था। ठीक है, होल ऑफ इंडिया विच वर अंडर द ब्रिटिश। बट जब हम ये 8 साल वाली बात करते हैं वो सिर्फ कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे के लिए था, बट आफ्टर आईपीसी वाज कोडिफाइड फाइनली एंड 1860 में 10 साल का ये कर दिया गया टाइम पीरियड फॉर होल ऑफ द इंडिया विच वाज अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि फाइनली अब उसके बाद क्या होता है कि सर अब जनता तो है वो तो बोलेगी कि अच्छा 10 साल कर दिया, 10 साल से पहले हम अपनी लड़की ब्याह नहीं सकते, अच्छा प्यूबर्टी वाला टाइम है, ऐसा कुछ है ये वो। तो अब क्या होता है, जो जनता है वो अगेंस्ट होना शुरू हो जाती है सिचुएशन के, कि आप तो भाई हमारे ऊपर वो गुंडा राज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब उसके बाद पिक्चर में आता है हमारे पास पहला केस, रुक्माबाई का केस, 1874 का ये केस, 1860 के बाद 1874 का ये केस आता है कि जो रुक्माबाई हैं वो 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है। बट अब क्या होता है, शादी होने के बाद जो उनके फादर हैं, जो एक्चुअली में उनके स्टेप फादर थे, ठीक है, अब क्योंकि स्टेप फादर उनके थे तो उन्होंने क्या किया कि अब वो विडो रीमैरिज एक्ट वाला यहाँ पे आपको पॉइंट नजर में आ रहा होगा, वो उनके स्टेप फादर थे रुक्माबाई के। उन्होंने कहा चलो ठीक है, 11 साल की उम्र में मैंने शादी तो कर दी अपनी बेटी की, बट अंटिल शी हिट्स प्यूबर्टी मैं तो नहीं चाहता कि वो आपके साथ जाए, मतलब वो अपने ससुराल नहीं भेजी गई उस टाइम पे, अंटिल द टाइम शी हिट्स प्यूबर्टी। ठीक है, तो बाय द टाइम क्या होता है, वो अपने स्टेप फादर के साथ रह के यहाँ पे, क्योंकि अब वो क्या करती हैं, वो उन्हीं के साथ उनके जो किताबें यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ी होती थी वहाँ पे पढ़ना शुरू करती हैं। शी ग्रेजुअली डेवलप्स इंटरेस्ट इन स्टडीज, तो स्कूल जाने भी लगती हैं, पढ़ती हैं, सब कुछ करती हैं। बट अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, 10-12 साल बाद शादी के एग्जैक्टली, कि उनके जो हस्बैंड हैं वो केस फाइल करते हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट कि हमारे पास अब जो फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, कि शी शुड कम टू हर ससुराल। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा
कि हमें अब अपनी फैमिली को ग्रो करना है यहाँ पे। बट जो रुकमा बाई हैं वो ये कहती हैं कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी एंड आप मेरे ऊपर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं कर सकते क्योंकि मैं ससुराल कभी अपने गई ही नहीं। तो उस टाइम पे तो वो केस जीत जाती हैं। बट लेटर ऑन इसी जो सिचुएशन को क्वॉश कर दिया जाता है, इसी केस को क्वॉश करने के बाद बोला जाता है रुकमा बाई को कि आपको वापस आना ही पड़ेगा। बट रुकमा बाई जो है इंस्टेड शी सेज कि आप मेरे को जेल में डाल दो, पेनल्टी जो देना चाहते हो आप दे दीजिए, बट मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल तो नहीं जाऊंगी। एंड इवेंचुअली शी सर्व्स द अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज टू हर हस्बैंड एंड फाइनली शी मूव्स अब्रॉड कि वो वहाँ जाकर मेडिसिन पढ़ती है। वन ऑफ द अर्लीस्ट विमेन डॉक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, रुकमा बाई केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब जनता के बीच में और ज़्यादा वो क्या हो गया, वो डर का माहौल पैदा हो जाता है। अच्छा है कि विमेन एम्पावरमेंट वाली बात है, अच्छी बात है, बट यहाँ पे अब लेडीज़ जो हैं जिनको दबाया जाता था सोसाइटी के अंदर वो उभर के अब सामने आने लगी हैं। रुकमा बाई का केस एग्जाम्पल था। दूसरी चीज़ आती है अब लोगों के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा भड़काने वाला या भड़कने वाली सिचुएशन बढ़ जाती है। बट अब सेकेंड केस हमारे पास आता है फूलमणि दासी का केस 1889 के अंदर। तो इनकी भी 11 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है एंड इनको यहाँ पर घर पे नहीं रखा जाता, इनको अपने हस्बैंड के साथ ही भेज दिया जाता है। बट वही है, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स की जब बात आती है, फाइनली व्हाट हैपेंस इज कि इनको हैमरेज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दैट। तो अब उसके बाद उनका मेडिकल वगैरह उस टाइम पे जो किया जाता है इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है। तो अब फाइनली कि अब आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि जिनके घर की बेटी मरी, ठीक है, वो इस चीज़ को कैसे लेंगे, वो तो उस चीज़ के लिए सोचेंगे कि हाँ हो सकता है हमारा जो डिसीजन था फॉर चाइल्ड मैरिज दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो इन दैट केस अब लोग जो चाहते थे कि जल्दी शादी हो, अब उनको लगा कि अच्छा ऐसा कोई रीज़न भी है कि हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है लड़की की। तो इस वजह से अब फाइनली जो लोगों का जो रुख है वो चाइल्ड मैरिज से हटके, चाइल्ड बिट्रोदल से हटके अब फाइनली क्या हो रहा था, हट रहा था, चेंज हो रहा था। और वो मान रहे थे कि जो एज ऑफ कंसेंट है या जो एज ऑफ मैरिज है बेसिकली वो आगे और शिफ्ट कर दी जानी चाहिए। तो अब ये जो फूलमणि दासी का केस था उसके बाद एज ऑफ कंसेंट हमारी 10 साल से 12 साल हो गई। ठीक है, अब बाय द टाइम क्या होता है, ये 12 साल वाली एज को भी फाइनली थोड़ा सा आगे और खिसकाने की बात की जाती है। तो एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में यहाँ पर पास करने की बात करते हैं, बट ये फेल हो जाता है। एंड फाइनली बाय द टाइम 1921 में लीग ऑफ नेशन जो है वो एज ऑफ कंसेंट वर्ल्ड वाइड यहाँ पे हमारे पास ट्रीटी है। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस बोलते हैं कि एज ऑफ कंसेंट 21 ईयर्स होना चाहिए, उससे कम ना हो। बट अब वही है कि इंटरनेशनल ट्रीटी है यहाँ पे, ये जो लीग ऑफ नेशंस है तो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है। इंडिया के अंदर तो उस टाइम पे इतना एज सच कुछ रोल उसका नहीं नजर में आता क्योंकि इंडिया तो खुद ब्रिटिशर्स के अधीन था उस टाइम पे। तो उसके बाद फाइनली 1927 में एक सारदा बिल करके जो है वो प्रपोज किया जाता है। अंडर दैट अब क्या है, एज ऑफ कंसेंट जो है वो बढ़ाने की बात की जाती है टू द एज ऑफ 16। बट फाइनली अब ये सारदा बिल जो है ये रिकमेंड कर दिया जाता है, आप कह सकते हो कि जोशी कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि उन्हीं की जो जोशी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसी के बेसिस पे हम एज ऑफ कंसेंट को यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एंड फाइनली जोशी कमेटी की जो यहाँ पे रिपोर्ट आती है उसके बाद 1929 में एज ऑफ कंसेंट जो है वो 15 साल कर दिया जाता है। बट एक चीज और यहाँ पे ले डाउन की जाती है कि 14 ईयर्स से कम कोई भी किसी भी तरह की चाइल्ड मैरिज जो है ये अब पॉसिबल नहीं है। जो एज ऑफ कंसेंट जो है, अगर कोई भी लड़की 14 साल से कम की है वो कंसेंट नहीं दे सकती है एंड वो शादी भी उसकी नहीं होगी अकॉर्डिंगली। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो दैट विल बी पनिशेबल विद अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो अब इसका भी मैं यहाँ पे बताती हूँ। इसके बाद हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 फाइनली पास होता है जोशी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज़ देखने की ज़रूरत है कि 1929 के बाद 2006 का डायरेक्टली हमारे पास एक्ट आता है। तब तक हमारे पास चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 रहा। ठीक है, तो अब एक्चुअली में इस बिल के ड्रॉबैक्स क्या थे या इस एक्ट के 1929 के ड्रॉबैक्स क्या थे। पहला ड्रॉबैक ऐसा था कि मैंने आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट बोला है ना, कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट की अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो उसको आपने पहली बात तो वॉइड डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, कि शादी यहाँ पर गलत या इलीगल नहीं मानी जाएगी, है ना, वॉइड डिक्लेयर आप नहीं कर रहे हैं उसको, पहला यहाँ पे ड्रॉबैक। दूसरी चीज़ ये कि जो पनिशमेंट्स थी ना दे वर नॉट स्ट्रिंजेंट। पनिशमेंट के तौर पे आप सिंपल यहाँ पे 1000-2000 रुपए फाइन और 1-2 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट रख रहे थे। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंजेंट कंडीशंस की स्ट्रिंजेंट यहाँ पे हमारे पास जो पनिशमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो देयर वर सर्टेन चेंजेस अपार्ट फ्रॉम दिस जो कि रिक्वायर्ड थी करने के लिए। तो फाइनली अब हमारे पास जो नेशनल वुमेन का कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने 1995-1996 के अंदर एक रिपोर्ट पेश की जहां पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो ड्रॉबैक्स हैं हमारे चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के, उन्होंने कहा कि इसको ले डाउन करने की आपको जरूरत है, इसको चेंज किया जाना चाहिए एंड इंस्टेड एक नया एक्ट आना चाहिए। तो 2006 के अंदर फाइनली हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आता है।
ठीक है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर फाइनली हमारा जो अब ये चीज़ डिसाइड कर दी जाती है कि 18 साल होगी शादी की उम्र लड़कियों की और 21 साल मेल की। एंड बाय द टाइम हमारे पास क्या होता है, जो आईपीसी में एज है कंसेंट की वो 16 साल कर दी जाती है। ठीक है। सो दिस हैपेंड प्रोबेबली आफ्टर दिस 1929 से 2006 के बीच में ये आईपीसी में एज ऑफ कंसेंट जो है वो 16 ईयर्स से तक कर दी जाती है, 14 ईयर्स से लेके, ठीक है, 15 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स तक कर दी जाती है। सो फाइनली अब हमारे पास जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का आता है तो उसमें फीमेल्स का अब 18 ईयर्स ऑफ एज हो गई एंड मेल्स का 21 ईयर्स ऑफ एज हो गई फॉर कंसेंट एज वेल एज फॉर मैरिज। ठीक है। तो बिट्रोदल का केस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है अभी भी। तो बाय द वे एक चीज और मैं भूल गई कि एक सेरेमनी होती है ना जो गौना सेरेमनी, दैट हैपेंड आफ्टर दिस केस ऑफ फूलमणि दास का। ठीक है। तो पहले तो लोग चाहते नहीं थे कि हाँ कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बंद हो, बट बाद में जब ऐसा कोई चीज़ देखने को मिलती है तो लोग डरते हैं। ठीक है। तो उसके केस में एक चीज़ क्या होती थी कि शादी और गौना, दे वर टू डिफरेंट थिंग्स दैट स्टार्टेड हैपनिंग इन द सोसाइटी। कि शादी आपने कर दी एट द एज ऑफ 10, 11 जब भी आप चाहते हैं, जो भी आपका लीगल एज यहाँ पे 12 साल अगर कर दी गई तो 12-13 साल में जो है अब शादी कर देते हैं। ठीक है। बट अब जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है लड़की, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शादी कर दी बट वो ससुराल नहीं जाएगी लड़की, गौना सेरेमनी अलग से होगी प्यूबर्टी हिट करने के बाद, उसके बाद वो शादी करेगी। ठीक है। शादी जो है वो कंप्लीट होगी, सॉरी शादी हो गई है पहले, कंप्लीशन जो है वो गौना के थ्रू होगी, तब तक वो अपने पेरेंट्स के पास रहेगी, जैसे गौना होगा उसके बाद वो ससुराल जाएगी। तो ये सेरेमनी यहाँ पे होनी शुरू हो गई थी। बट अगेन इसके ऊपर भी फर्दर अगर हम देखते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल रहता है। उसके बाद हमारे पास और ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, इसमें जनरली ना हम फोकस किसके ऊपर कर रहे थे, ज़्यादातर विमेन मैरिज के ऊपर, है ना, या अगर आप कहें कि लड़कियों की, गर्ल्स की मैरिज के ऊपर। यहाँ पे लड़कों के ऊपर इतना फोकस किया ही नहीं गया। तो हमें एक ऐसा लॉ भी चाहिए था जो कि अब सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन। ठीक है। चिल्ड्रन एज अ होल, जो जनरल हमारी न्यूट्रलिटी की बात यहाँ पे की जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 भी आया, जिसके बेसिस पे ये चीज़ को ले डाउन किया गया। एक तो ये जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अब जो हमने 18 साल की एज कर दिया, उससे पहले पहले जितना भी हमारे पास सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, जिसमें भी अगर हम देखते हैं कि प्यूबर्टी हिट करने के बाद भी फैमिली के साथ लड़की रह रही है या लड़का रह रहा है, अब उनकी शादी भी नहीं हो रही है, तो बाय दैट टाइम अगर उनके साथ कोई भी ऐसा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम पहले बोलते थे ना कि शादी अगर जल्दी हो रही है तो वो अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है, तो अब हस्बैंड की प्रोटेक्शन है। पहले फैमिली वालों की प्रोटेक्शन थी, अब हस्बैंड की प्रोटेक्शन है। बट अब ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स, वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते हुए भी अगर हम देखें कि लड़की अगर बाहर भी जा रही है तो यहाँ पर क्या करना है उनको, जो अब फैमिली का भी यहाँ पे सपोर्ट, मतलब सपोर्ट भी नहीं आ सच कि फैमिली का जो वो कवर है वहाँ से वो बाहर निकल के स्कूल भी जा रही है, बच्चा भी स्कूल जा रहा है, लड़का भी जा रहा है, लड़की भी जा रही है, तो वहाँ पे तो अब कोई हस्बैंड या कोई वाइफ तो आगे किसी को बचाने नहीं वाली, तो वहाँ पे लॉ आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 इस वजह से पास किया गया। बट अब एक सवाल और आया लोगों के दिमाग में कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन कैसे होगी। अब लॉ तो आपने पास कर दिया था कि हमारे पास, हाँ, कि 2006 में कि एक्ट के तहत अब कोई भी चाइल्ड मैरिज जो है अब उसको बेसिकली क्या कर दिया गया, वॉइड डिक्लेयर किया गया। ठीक है। कि चाइल्ड मैरिज अगर होती है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है। अब वो नहीं हो सकती, अब बिल्कुल ही बैन कर दिया गया उसके ऊपर, जो कि अब क्या था, एक ड्रॉबैक था किसका, हमारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट्स एक्ट ऑफ 1929 का। तो अब वॉइड अगर वो डिक्लेयर हो गई है, तो इससे पहले 2006 से पहले जितनी भी हमारे पास चाइल्ड मैरिजेस हुई, तो उनके बाद जो बच्चे होंगे क्या वो लेजिटिमेट होंगे या नहीं, उस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन उठने लगा। तो बेसिकली इसका आंसर यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी.आर. त्रिपाठी के केस में 2019 में सरकार ने दिया। पहले भी इसके ऊपर लेजिस्लेशंस ले डाउन की गई, बट अब अगर अगेन एंड अगेन अगर हम किसी लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की जब हम बात करते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी.आर. त्रिपाठी के केस में ये चीज़ को ले डाउन किया गया कि कोई भी बच्चा अगर चाइल्ड मैरिज से अब पैदा होता है, ठीक है, वो लेजिटिमेट होगा। ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा जैसे अपनी फैमिली में एग्जिस्ट करता है, जो राइट्स उसको देता है लॉ, वो सारे के सारे राइट्स उस बच्चे को भी दिए जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर ले डाउन की गई। अब एक यूनिक केस आया हमारे पास हरदेव सिंह वर्सेस हरप्रीत कौर का। ठीक है। अब लड़की की एज हमारे पास 18 साल है, लड़के की एज 21 साल है ना, 2006 के बाद से। बट यहाँ पे एक ऐसा केस आया कि जो लड़की है वो 23 साल की है और लड़का जो है अभी 19 साल का है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये चीज़ ले डाउन की कि यहाँ पे अगर हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, वहाँ पे तो हमने सिर्फ वुमेन को ही कंसिडर किया था, लड़के की एज तो हमने 21 साल रखी, लड़की की 18 साल लगी। बट अब अगर ऐसा कुछ उल्टा होता है तो ऐसी कोई स्टैट्यूट हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है।
ठीक है। तो इन दिस केस हरदेव सिंह वर्सेस हरप्रीत कौर में ये चीज़ ले डाउन की गई कि ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है ये सिर्फ विमेन को दिया गया है यहाँ पे, कि विमेन की अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है ठीक है, बट दोनों 18 साल से ऊपर है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। बट इस केस में हम कोई भी जो फीमेल है, चाहे वो 23 साल की भी, अगर वो किसी माइनर के साथ, माइनर लड़के के साथ भी यहाँ पे इंटरकोर्स में है या शादी कर लेती हैं, तो ऐसा कोई हमारे पास लीगल यहाँ पे प्रोविजन अवेलेबल नहीं है 2020 तक, ठीक है, कि अगर इसके ऊपर काम किया जाए अभी के हिसाब से हम कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं कर सकते, तो कोई किसी भी तरह का चार्ज लड़की के ऊपर यहाँ पर नहीं लगेगा। बट उसके बाद अगर हम फाइनली देखते हैं भारतीय न्याय संहिता में, जो कि 2023 में यहाँ पे पास की हुई पार्लियामेंट के द्वारा, उन्होंने भी ये चीज़ ले डाउन की फाइनली, जहाँ पे वॉइड, टोटली वॉइड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया चाइल्ड मैरिज को, ठीक है। एंड चाइल्ड बिट्रोदल्स की भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात हुई कि इस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं ले डाउन कर सकते, नहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते, ना अप्रूव कर सकते। अब उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं, जिसके थ्रू अगर हम देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, बच्चों की, बच्चियों की या लड़कियों की पढ़ाई के लिए हम बोलते हैं कि लड़कों के बराबर यहाँ पे उनको सिचुएशन मिलनी चाहिए या मौका मिलना चाहिए, है ना। तो सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लड़कियों को, अर्बन एंड रूरल के लड़कियों के नाम पर यहाँ पे हाउसेज जो है वो इशू होंगे। देन प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देन समग्र शिक्षा, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, देन स्वच्छ विद्यालय मिशन। ये सिंपल ऐसे सरकार की तरफ से बहुत सारे चलाए गए इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें लड़कियों की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट टू प्रॉपर्टी भी हो रहा है एक तरह से, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं, राइट टू लिव इन अ प्लेस, है ना। तो सरकार के थ्रू यहाँ पे स्कीम्स को भी लॉन्च किया गया, तो ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रही है। बट अब ग्रास रूट लेवल पे क्या काम हो रहा है तो वो नहीं ना पता चलता। अब वही हमारे पास क्या है कि जो मेल प्रधान समाज जिसकी हम बात करते हैं ज़्यादातर, है ना, पुरुष प्रधान समाज जिसको हम बोलते हैं, तो पंचायत तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट सीजन अगर आपने देखा होगा, है ना, तो फीमेल के लिए रिजर्व थी वो सीट, बट उनके हस्बैंड ने उसके लिए काम कर रहे हैं, है ना, उनकी जगह, बट अब नाम जो है उनकी वाइफ का लग रहा है। तो इसी तरीके से काम चलता आ रहा है, इस चीज़ को हमें खत्म करना है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज क्या है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अगर हम देखें, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 बेसिक चीज़ें बोली कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में आपके पास चॉइस होनी चाहिए, बिट्रोदल्स के केस में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एंड सेक्सुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है ये आपको राइट है, ठीक है। पहली चीज़ इसमें देख लेते हैं, इसमें केस लॉ क्या है। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के केस में यहाँ पर बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि चॉइस एंड ऑटोनॉमी जो है वो वोकैबुलरी है जहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन इज एक्सरसाइज्ड, यानी कि अगर आपके पास चॉइस होगी, अपनी स्वेच्छा से होगी, ऑटोनॉमी होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है, कोई भी हो, दैट इज द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होती है, आपकी बेसिस को सेट करती है, बेसिक जो आपकी लाइफ के फाउंडेशन को ले डाउन करती है वोकैबुलरी, उसी के थ्रू आप सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास चॉइस एंड ऑटोनॉमी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, व्हेन इट कम्स टू मैरिज, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ राइट स्पाउस फॉर यू, राइट। तो ये एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा। देन हमारे पास नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आता है, सिमिलर चीज उन्होंने भी यहाँ पे कही कि हमारे पास यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन को अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो चॉइस आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। देन केस पुट्टास्वामी केस, जो हमारा राइट टू प्रिवेसी केस है, वो सिर्फ प्रिवेसी यहाँ पर आपको डिजिटल केसेस में ही नहीं दे रहा है, या आपका आधार कार्ड वाला केस ही नहीं है, यहाँ पे उन्होंने और भी चीजों को ले डाउन किया। एक चीज कहा उन्होंने कि फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी कनोट्स राइट टू स्पेशल कंट्रोल, ठीक है, आपका डिजिटलाइजेशन, डिसीजनल ऑटोनॉमी एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल। तो ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल या डिसीजनल ऑटोनॉमी क्या ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन को लेकर है? नहीं, डिजिटलाइजेशन नहीं, आपके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है ये, ठीक है। राइट टू प्रिवेसी आपका पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। फैमिली के अंदर भी अगर आप रह रहे हैं, अपने घर के अंदर भी रह रहे हैं, तो आपको प्रिवेसी का वो राइट है। तो आपको राइट टू चूज द राइट स्पाउस फॉर यू इज योर राइट, ठीक है। तो वो आप अपना डिसीजन जो है, डिसीजनल ऑटोनॉमी जो है, उस केस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने क्या ले डाउन किया कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज एन इंटीग्रल ऑफशूट ऑफ जेंडर जस्टिस डिस्कोर्स, कि अगर आपको जेंडर जस्टिस यहाँ पे करनी है तो लड़का, ऐसा तो नहीं है कि लड़के को आप अलाउ करेंगे कि आप तू अपनी मर्जी की लड़की शादी कर ले, बट लड़के को आप बोले कि तू अपनी मर्जी के लड़के से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा तो फिर वो ऑनर खराब होता है, हमारा मान सम्मान खराब हो रहा है, लड़की ने नाक कटवा दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लड़का लड़की दोनों को ही इक्वल राइट है। अनुज गर्ग वर्सेस होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देन दूसरी चीज उन्होंने कहा राइट टू हेल्थ भी यहाँ पे सभी को है, कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया मैरिटल एक्सेप्शन टू रेप। बेसिकली यहाँ पे मैरिटल रेप के केस को पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, क्योंकि कॉन्जुगल राइट्स जो है वो तो यहाँ पे पार्ट है। तो बट अगेन बात आ जाती है उस वर्ड के ऊपर जो मैंने आपको पहले ही बोला, दैट इज कंसेंट। कंसेंट इन मैरिज इज ऑल्सो नेसेसरी। तो वो कौन सा केस
केस था, दैट वाज इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि मैरिटल रिलेशनशिप या मैरिज जो है एज एन एक्सेप्शन टू रेप, तो मैरिटल रेप को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। दैट वाज द केस लॉ, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन राइट टू चाइल्डहुड का भी सबको राइट है, तो राइट टू चाइल्डहुड में बचपन में अगर आप किसी की शादी कर दोगे तो भैया आप तो उनकी एजुकेशन का, उनकी डेवलपमेंट का, कि वो जाके जो बचपन में एक्सप्लोर करते हैं चीजें, उनका ही हक छीन लेंगे, है ना। तो वो भी हर एक व्यक्ति को यहाँ पे राइट है, ये जेंडर न्यूट्रल चीज है। केस लॉ है हमारे पास शीला बरसे 2 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे कोर्ट ने ये चीज ले डाउन की थी कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि इस चाइल्ड की फुल डेवलपमेंट हो सके पर्सनालिटी के अंदर। अब वो चाइल्ड की पर्सनालिटी, चाहे आप कह सकते हो कि कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है, इलेजिटिमेट चाइल्ड है, या कोई स्पेशल चाइल्ड है, या नॉर्मल कोई भी चाइल्ड यहाँ पर है, उनकी पर्सनालिटी की शेपिंग से लेकर, उनकी ग्रोथ से लेकर सारा का सारा जिम्मा जो है वो ड्यूटी है ऑफ द स्टेट। एंड जो बच्चे प्रिजन में भी अगर पैदा होते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि उनको वो ही सेम राइट्स मिले, वही सेम प्लेटफॉर्म मिले जो कि नॉर्मल बच्चों को मिलता है। देन एक और केस आया, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश। इसके थ्रू उन्होंने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सेक्स एजुकेशन जो है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम अ सर्टन एज। क्यों? क्योंकि हमारे पास एज ऑफ कंसेंट अगर बढ़ गया है, बट यहाँ पे जो टैबू जुड़े हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्स एजुकेशन, उस चीज़ को यहाँ पर हटाया जाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन यहाँ पर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस एस हरीश के केस में हुआ। तो अब इसी केस में जो हम एग्जैक्टली पहले डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर सरकार ने कहा कि ये सारी चीज़ें, इतना सारा चीज़ें हमने कवर कर ली है, इतनी दूर से हम चलकर अब यहाँ तक अगर पहुँच गए और अगर अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज़ कि लीगल एनफोर्समेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दी जाए, ठीक है, कि अब लीगल एनफोर्समेंट, क्योंकि बोल रहे हैं ना केसेस को रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, ठीक है, कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो लीगल एनफोर्समेंट को बढ़ाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ जुडिशियल मेजर्स जो हैं वो ये लिए जाने चाहिए कि जुडिशरी और ज़्यादा एक्टिव रहे इस चीज़ में। ये जो स्पेशली जो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स हैं या कोर्ट्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन, है ना, जितने भी कोर्ट्स यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं या इस्टेब्लिश किए गए हैं, वो अपने जो काम को और तेज़ी से बढ़ाएं, एक्टिवली यहाँ पे काम कर सकें। कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, NGOs की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। यहाँ पे जो अगर आप कहते हैं कि जितने भी हमारे पास एक्टिविस्ट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। लोगों को समझना ज़रूरी है कि हेल्थ के ऊपर क्या इंप्लीकेशन आते हैं अगर आप बिट्रोदल भी कर देते हैं, क्या किसी की फ्रीडम को भी कर्ब कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उनकी डेवलपमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी वजह से आपको अवेयरनेस कैंपेन्स भी और चलाने चाहिए, ट्रेन करना चाहिए बच्चों को भी, लोगों को भी, कम्युनिटी को भी, कि एक्चुअली में अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपको क्या करना चाहिए। देन एजुकेशनल एंड सोशल सपोर्ट, सोसाइटी सबसे बड़ा प्रेशर जो है ना वो अब उस चीज़ को हटाया जाए, एजुकेशन की सपोर्ट आपको मिले। जैसे अब हमारे पास केस आया था कि मेडिसिन पढ़ने चली गई, है ना, अपने हस्बैंड को छोड़कर वो, तो इसी तरीके से आप जब नॉलेज रखते हैं किसी चीज़ को तो उसी तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं एज अ पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज़ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर ले डाउन किया जा सके। अब कह रहे हैं ना हमारे पास जो अब ऑफिसर्स को आपने नॉमिनेट किया है या बनाया गया है, अपॉइंट किया जा रहा है, उनको भी मॉनिटर किया जा सके, एंड जहाँ पे उनकी गलती है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पर ले डाउन किया जा सके। इसके अलावा फाइनल जजमेंट में उन्होंने कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है चाइल्ड मैरिजेस को, बट एक्चुअली में जो हमने इनिशियली बिट्रोदल्स की बात की थी वो उसके अंदर हमारे पास कंसेंट वाला वर्ड है, वो भी चलो इसमें कवर हो गया, बट जो फैमिलीज आपस में इनिशियली प्रॉमिस कर देती हैं शादी की, उसके ऊपर तो वो कहीं पे भी स्टिपुलेशन नहीं दे रहा, कहीं पे भी उसका मेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और लूप होल आ गया। अब कल को कोई फैमिली बोले कि हाँ बचपन में शादी तय जरूर हो गई थी बट शादी तो उनकी जी अब आप लीगल एज बोल रहे हो 18 और 21 के बाद ही हो रही है, ठीक है, इन दैट के साथ क्या यहाँ पर कहेंगे, है ना, फैमिली का प्रेशर भी आ रहा था, लड़का लड़की को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लूप होल एग्जिस्ट करता है जिसपे जुडिशरी ने कहा कि नया लॉ बनाने की जरूरत है, ठीक है। माइनॉरिटी मैरिज जो है फिक्स्ड इन द माइनॉरिटी ऑफ अ चाइल्ड also have the effect of violating their rights of free choice, autonomy, agency and childhood। तो इन दैट केस उसकी फुल डेवलपमेंट या उसका एक्सप्लोर करने का कि टू फाइंड द राइट स्पाउस वो कैसे हो सकता है, ठीक है। इट टेक्स अवे फ्रॉम देयर चॉइस ऑफ पार्टनर एंड द लाइफ पाथ्स बिफोर दे मैच्योर, ठीक है, कि इतने में वो एक्सप्लोर कर पाते हैं उनकी तो शादी कर दी जाएगी, तो ये भी तो गलत है ना। तो अब टेक्निकली अगर आप इंसानियत के तौर पे देखें तो ये भी तो गलत है, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि ये चीज़ अगर यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है तो अब हमारे पास एक इंटरनेशनल ऐसा
क्लॉज अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कि हमारे पास सीडो अवेलेबल है, दैट इज कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। बट अगेन इसके अंदर भी इशू यहाँ पे ये आएगा कि ये सिर्फ वुमेन की बात की जाता है तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं होगा, बट अभी के लिए हम वुमेन के लिए चीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। बट आने वाले टाइम में यहाँ पे बिट्रोदल के केस में अगर माइनर का आता है तो हमें एक तरह की यहाँ पे लॉ की, रूल की या लीगल रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। एंड पार्लियामेंट जो है वो कंसिडर कर सकता है outlawing child betrothals which may be used to evade the penalty under PCMA, Protection of Child and Marriage Act। ठीक है, तो PCMA के अंडर ही आप एक क्लॉज डाल दीजिए, चेंजेस डाल दीजिए चाहे ताकि आप चाइल्ड बिट्रोदल जो है उसको प्रोहिबिट कर सके, उसको भी वर्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बिट्रोथ चाइल्ड है, अभी के केस में जब तक लेजिस्लेशन नहीं बनता क्या करे, that kind of child may be protected as a child in need of care and protection under the Juvenile Justice Act, and the practice also requires targeted remedies for its एलिमिनेशन। तो बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि लूप होल हमने ढूंढ दिया है, अब विमेन के केस में अगर हम जो है वो सीडॉ की हेल्प ले सकते हैं, बट अगर उसको जेंडर न्यूट्रल बनाना है तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, एक नए तरह की या तो अमेंडमेंट लेके आए वो हमारे पास PCMA के अंदर, या फिर एक नया रूल लेकर आ सके या नया एक्ट पास करे ऐसा जो कि अब चाइल्ड बिट्रोदल्स को टोटली यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर कर दे। बाय द टाइम ऐसा कोई लॉ नहीं आता तो तब तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर उनको यहाँ पर क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो सरकार को उन्होंने कहा आप भी काम करो, कम्युनिटी को कहा उन्होंने आपको भी काम करो, और जो डेटा में अगर लग रहा है डिस्क्रिपेंसी है उसके ग्रास रूट लेवल पे काम करके अकाउंटेबिलिटी को ले डाउन करें। एंड दीज वर द एग्जैक्ट सिचुएशंस दैट टुक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइमलाइन हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। एंड इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब PCS एंड अगर आप चाहते हैं अपने आप को टेस्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास यहाँ पे एक इनिशिएटिव आपके लिए अवेलेबल है, दैट इज प्रीलिम्स का ओपन मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं 9 फेब को, दोनों ही GS एंड CSAT के लिए। एक मॉक टेस्ट आपका 9 फरवरी को होगा, एक मॉक टेस्ट, द सेकेंड मॉक टेस्ट विल बी ऑन 23 फरवरी 2025। तो पहला मॉक टेस्ट आपका संडे को है, छुट्टी भी होगी, कोई वर्किंग अगर है तो वो 9 फेब को भी आपका GS और CSAT का मॉक टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। एंड 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे। एंड आपको जो भी है, अगर आप कहें कि जो रैंक है आपको इंस्टेंटली यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप अपना स्कोर जो है वो भी देख सकते हैं। एंड वी हैव एक्साइटिंग डिस्काउंट्स फॉर यू, एक्साइटिंग प्राइजेस फॉर यू इन केस इफ यू फॉल अंडर द टॉप 10 रैंक्स, राइट। तो सी ऑन द अदर साइड जो लिंक है आप प्रीलिम्स के ओपन मॉक टेस्ट के लिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। एंड इन केस इफ यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ अगेन, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है जो GS और CSAT दोनों को कवर करेगी एट अ प्राइस ऑफ ₹2000। ठीक है, एंड 20 टेस्ट होंगे जिसमें 10 GS के होंगे, 10 CSAT के होंगे। 21st टेस्ट जो होगा वो आपका स्पेशल टेस्ट होगा इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स एंड बजट का। एंड कंप्रीहेंसिवली हम कवर करेंगे पंजाब GS को और करंट अफेयर्स को भी। एंड PDFs के साथ आपको यहाँ पे डिटेल्स में आंसर्स एंड सोल्यूशंस दे दिए जाएंगे। कोई भी डाउट होगा तो वो हम आपको जो है डाउट रेजोल्यूशन के लिए सेशन जरूर रखेंगे। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच।